बच्चों, आज हम लोग नया रास्ता उपन्यास जो कि सुषमा अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है उसके ही एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ में हैं और आज हम लोग अध्याय 4 की एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके पहले की क्लास में बच्चों हम लोगों ने अध्याय 3 तक की एक्सप्लेनेशन देख ली थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देख लिए थे और आज हम लोग अध्याय 4 के विषय में जानते हैं। ठीक है, तो अध्याय 3 की कथा वस्तु इस तरह से थी कि मीनू को परिवार वाले मायाराम जी के परिवार वाले जो कि मेरठ से के रहने वाले हैं वो लोग देखने आते हैं और अमित के साथ उसके विवाह के रिश्ते के लिए। ठीक है, और काफ़ी बातचीत होने के पश्चात ये तय होता है कि वो लोग मायाराम जी का परिवार जो है वो घर जाएगा, उसके बाद आपस में बात विमर्श करके वो अपना फैसला जो है पत्र के माध्यम से भेज देंगे। ठीक है, और अध्याय 4 में उसके आगे की ही कथा है। ठीक है, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि सुबह के लगभग 11 बजे होंगे, पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था। घर में सबको इंतज़ार था उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बात करने में व्यस्त थे। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं, इसीलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। पिताजी कहते, अरे भाई यहाँ से पहुँचने पर घर में सलाह करेंगे और फिर पत्र लिखेंगे, फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब सारे लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि मीनू के जो रिश्ते के लिए हाँ या ना होनी है उसके लिए, यानी कि अब चूँकि इन लोगों को काफ़ी उम्मीद थी इस रिश्ते से, क्योंकि इसके पहले कई रिश्ते ऐसे आते हैं और वहाँ पे नामंजूर हो जाता है, तो बहुत दुखी होते हैं वो लोग। लेकिन इस रिश्ते से काफ़ी उम्मीद है और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पोस्टमैन 11 बजे तक आ जाता है, वो पत्र लेकर आएगा। ठीक है, लेकिन माता जी का मन थोड़ा सा शंकित है कि उन लोगों को पसंद नहीं आया होगा रिश्ता और इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा ही नहीं होगा। माताजी को इस बात का शक था कि शायद तो माताजी पिताजी से कहती हैं कि उन लोगों को नहीं पसंद होगा, लेकिन पिताजी कहते हैं कि गड़बड़ हो गई होगी, डाक जो है पोस्टमैन जो है लाता है तो पत्र आने की जो व्यवस्था है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, या भी सलाह करेंगे उसमें देर हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरह की वार्तालाप आपस में हो रही है। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही थी। उसे अतीत की स्मृति हो आई, पहले भी कई बार देखकर उसे नापसंद कर दिया गया था। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं होती थी जब उसका परीक्षा फल निकलता था, पर आज यह घबराहट कैसे? जैसे कि बच्चों पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि विवाह जो है वो समाज में, हमारे समाज में इतना अधिक महत्वपूर्ण है और एक लड़की के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसका विवाह जो है वो समय पर हो जाए, लड़के वाले उसे पसंद कर लें, इस बात को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मीनू भी जो है वो बहुत दबाव में है, इस समय बहुत बेचैन है कि उसके रिश्ते के लिए यहाँ पर हाँ होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले कई लड़के देखने आते हैं और उसके रिश्ते के लिए ना हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेचैनी वाली स्थिति है उसकी। वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहाँ के से पत्र आया है। यह कल्पना कर उसके हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो गई। पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पास भी हो सकेगी या नहीं। तभी उसे रोहित की आवाज़ सुनाई दी कि जोर जोर से बोल रहा था कि मेरठ से पत्र आ गया है। पिताजी ने पत्र पढ़ा, एक एक करके सबने पत्र पढ़ा, परंतु पढ़ने के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा गई। घर में मौन छा जाने से मीनू समझ गई कि यहाँ से भी वह नापसंद कर दी गई है। यह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसमें क्या कमी है, कुरूप तो नहीं है वो। अब मीनू काफ़ी बेचैन थी अभी तक कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और पत्र आ भी जाता है, उसे अपने भाई की आवाज़ भी सुनाई देती है। लेकिन पत्र को पढ़ने के बाद सारे लोग जो है वो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो वो सारा जो माहौल है बाहर का, उसको वो समझने की कोशिश कर रही है। कितनी शांति हो गई है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ से भी वह नापसंद कर दी गई है। और ये बात सोच करके ही उसके मन में एक हीन भावना आने लगती है कि ऐसा क्या कारण है कि लड़के वाले उसे नहीं पसंद करते हैं। वो इतनी कुरूप तो नहीं है कि कोई देखना ना चाहे उसे, या इतनी कमियां उसके अंदर तो नहीं है कि वो किसी के साथ रह ना सके। तो ऐसा क्या है, उसके मन में ऐसे कई प्रश्न उठ रहे हैं। ठीक है, तो
उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई, शायद वह विवाह के योग्य ही नहीं है। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह विवाह नहीं करेगी। एक ठंडी सी आह भरकर वह तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई। ठीक है, उसके अंदर इतनी हीन भावना आ गई, उसे बहुत बुरी फीलिंग हो रही थी इस समय। तो उसने ये निश्चय किया कि अब शायद हो सकता है वो विवाह के योग्य ही नहीं है, तो अब वो विवाह करेगी ही नहीं। ठीक है, इस तरह का निर्णय वो कर लेती है। बाहर क्या होता है, बाहर कमरे में माताजी और पिताजी बातें कर रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। माँ बोली, मैंने उसी दिन आशा से कहा था कि तू अंदर कमरे में नहीं जाना जहाँ लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहाँ सुनी, पहुँच गई वहीं पर। कुछ देर रुक कर देख लिया ना तुमने उसका नतीजा, कहकर माँ ने ठंडी आह भरी। पर मीनू की माँ, आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही दे रही है, फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर में बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी नहीं करेंगी। अब यहाँ क्या बात हो रही है, अभी तक तो मीनू ये सोच रही थी कि यहाँ से उसे नापसंद किया गया है, लेकिन यहाँ वास्तविकता क्या थी कि मायाराम जी के घर से जो खत आया था उसमें मीनू को नापसंद तो कर दिया गया, लेकिन अमित के परिवार वालों ने उसकी छोटी बहन आशा के साथ उसका रिश्ता मांगा था, उसका प्रस्ताव रखा था कि उन्हें आशा पसंद है। ठीक है, तो इसके पहले ही जो है उसमें मीनू की माँ जो है आशा को बार बार, चूँकि आशा जो है वो सुंदर है, मीनू से काफ़ी सुंदर है, तो इसी कारण से उससे मना भी करती है उस सबके सामने जाने से, लेकिन आशा उनके सामने चली जाती है, परिवार वालों के सामने, अमित के। तो यही सब और जब मायाराम जी के परिवार से आशा के रिश्ते के लिए प्रस्ताव आता है तो सबको समझ में नहीं आता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आशा भी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही दे रही है, तो ये सब बातें हो रही हैं उन लोगों के बीच में। बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है, क्या बीतेगी उसके दिल पर अब यह सब सुनेगी। माँ ने परेशान होकर कहा, हमारी बेटी ने क्या कसूर किया है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास हुई है, और जहाँ तक खूबसूरती की बात है बहुत सुंदर न सही देखने में अच्छी लगती है। यह कहकर पिताजी कुछ उदास से हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आशा का रिश्ता चूँकि मांगा जाता है और आशा छोटी भी है, ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये बातें उन लोगों के मन में उन लोगों को परेशान कर रही हैं। और ये सोच रहे हैं, क्योंकि समाज का एक नियम है कि छोटी बेटी का विवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक बड़ी बेटी का विवाह ना हो जाए। तो अब ये सब बातें भी उनके मन में चल रही हैं, माताजी और पिताजी के मन में, और ये भी सोच रहे हैं कि उनकी जो बड़ी बेटी है मीनू, वो क्या सोचेगी ये सब चीज़ सुन करके कि आशा का रिश्ता कर लिया जाए और उसका रिश्ता न किया जाए। तो उसके ऊपर उसने ऐसा क्या कसूर किया था, ऐसे क्या अपराध किया था कि उसके साथ इस तरह की घटना हो रही है। देखने में भी ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है, इतना हर क्लास में जो है वो फर्स्ट आती है। तो ये सारी वार्तालाप जो है माताजी और पिताजी के बीच में हो रही है। ठीक है, यह सब बातें सुन मीनू अंदर कमरे में बैठी सुन रही थी। अपने अंदर साहस एकत्र कर वह पलंग से उठ खड़ी हुई। वह दिल ही दिल में निर्णय कर चुकी थी कि वह अब शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था, वह जो निर्णय ले रही है वह उचित है कि नहीं। अंत में इसी निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो सब कुछ बात सुन रही थी मीनू, और अब वो जो है चूँकि निर्णय कर चुकी थी कि अब वो शादी नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद भी उथल पुथल चल रही थी, अंतर्द्वंद चल रहा था उसके मन में कि वो उसने जो निर्णय लिया है वो सही है या नहीं है, उसमें उसका कोई साथ देगा या नहीं देगा। तो ये सारी बातें उसके मन में चल रही है और वो बाहर आती है। पिताजी और माताजी के उदास चेहरों को देखकर उसके आंखें दुख से बोझिल हो गईं। वह उनके दुख को भली भांति समझ रही थी, कितनी अभागिन थी वह, जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी आप मेरी चिंता न करें, आशा की शादी वहाँ कर दें, मेरे कारण आप उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं। नहीं बेटी, यह सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी, तुम्हारी मनोस्थिति को हम भली भांति समझते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। यह कहकर पिताजी ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। यहाँ पर मीनू और माताजी पिताजी के बीच में वार्तालाप चल रही है। मीनू आकर के अपने पिताजी से कहती है कि आप लोग आशा का रिश्ता जो है अमित के साथ कर दीजिए, और जो है ये सब चीज़ें जो उन लोगों ने रिश्ता मांगा है तो वो शादी नहीं करना चाहती है, इस तरह की बातें वो करती है। और पिताजी को भी बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि मैं इससे भी अच्छा रिश्ता उसके लिए ढूंढूंगा।
ठीक है पिताजी, आप इतने परेशान ना हो, मैं अपनी चिंता अपने आप करूँगी, आप आशा की शादी कर दीजिए। पर इस तरह से जब बड़ी बहन की शादी ना हो और छोटी की ही कर दें तो क्या कहेगा समाज? हमें यह नहीं यही न कि बड़ी बेटी अभी घर में बैठी है और छोटी की शादी कर दी। पिताजी कुछ तेज स्वर में बोले। ठीक है, वही सामाजिक मानसिकता की एक रूढ़िवादी सोच कि समाज में एक चूँकि ये एक परंपरा है कि बड़ी लड़की के होते हुए छोटी लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। तो ये सारी जो वार्तालाप अभी माताजी पिताजी कर रहे थे, वही बात पिताजी ने मीनू से भी कही कि सब लोग हम लोगों को क्या कहेंगे, यानी समाज हम लोगों को क्या कहेगा। आप समाज की इतनी चिंता करते हैं, क्या करता है समाज हमारे लिए? यह समाज ही हमें इस तरह की परिस्थिति के लिए विवश करता है। आप समाज की चिंता न करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। तभी पास बैठी माँ बोल पड़ी, बेटी हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी की शादी हो। ठीक है, तो यहाँ पर मीनू समझाती है अपने पिताजी को कि समाज जो है वो ही उसने ही तो ऐसे नियम बनाए हैं जो हम लोगों को इतना विवश कर देता है कि हम लोग उसके जो नियम हैं उसको मानने के लिए बाध्य हो जाएं। वास्तविकता यह है कि समाज हमारे लिए कुछ नहीं करता है। समाज ने नियम बना दिए हैं, लोग अच्छा करेंगे तो भी लोग बोलते हैं, बुरा करते हैं तो भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज की चिंता नहीं करनी चाहिए हमें, और हमें जो सही लगता है हमें करना चाहिए। लेकिन माँ भी जो है वो यही कहती हैं कि हमारे घर में ऐसा रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी के रहते हुए छोटी बेटी की शादी कर दी जाए। तो माँ आप मेरी शादी की चिंता ना करें, मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ जिससे मैं बोझ न बन सकूँ, मीनू भरे कंठ से बोली। ठीक है, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये लाइन है कि मीनू का अब ये निश्चय हो चुका है, दृढ़ निश्चय हो चुका है कि वो विवाह नहीं करेगी और अब वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा बनाएगी ताकि वो किसी के आगे बोझ न रहे। ठीक है, तो ये बातें अपनी माँ से कहती है। बोझ, कैसा बोझ? एक बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ है, ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? माँ बोली, माँ आप बुरा मान गई, मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि हर लड़की को भी अपने पाँव पर खड़ा होना आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। फिर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मीनू ने बात संभालने का प्रयास किया। अब चूंकि माता पिताजी जो हैं वो पुराने विचार के हैं, वो सोचते हैं कि लड़की अगर ऐसा कह रही है कि वो बोझ है तो वो शायद उसके मन में बहुत ही कष्ट है, इसलिए ऐसा कह रही है। तो उसे समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन मीनू भी अपने माता जी को समझाती है कि बोझ ऐसा कह करके मैं आपको दुख नहीं देना चाहती, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। ठीक है, तो मीनू अपने पाँव पर खड़े होने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु शादी करना भी आवश्यक है। इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी ज़िंदगी का भी क्या भरोसा, कौन करेगा दुख सुख में तेरी मदद? अपने पति का और बच्चों का ही तो सहारा होता है जो वृद्धावस्था में काम आते हैं। पर माँ अभी मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है, आप आशा की शादी की बात चलाएं। यह कहकर मीनू अंदर कमरे में चली गई और माँ और पिताजी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिर्फ मीनू के कहने में आकर आशा की शादी कर दें। अभी वे इसी उलझन में फंसे थे कि इतने में पिताजी के एक मित्र आ पहुंचे। वह उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। सारी बातें ज्ञात होने पर उन्होंने भी यह सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। ठीक है, अब मीनू ने तो अपना निर्णय ले लिया। अब माताजी पिताजी जो है वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, लेकिन तभी उनके एक मित्र आते हैं तो उन्हें भी जब सारी घटना की जानकारी होती तो वो भी यही कहते हैं कि ठीक है भाई, जब वो आशा की रिश्ते की बात कर रहे हैं तो आप आशा की ही शादी कर दीजिए। मीनू अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, एक प्रमाण प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर वो शादी कर लेगी। तो इस तरह की जो है बातें होती हैं और इस तरह का निर्णय किया जाता है। यह सब निर्णय लेने के बाद पिताजी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। अपने दिल में आशा सजोए, आशा का रिश्ता लेकर पिताजी अमित के घर जा पहुँचे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी क्योंकि आशा से शादी की बात स्वयं उन्होंने पत्र में लिखी थी। घर में उसी समय कोई नहीं था। नौकर ने दरवाज़ा खोला और दयाराम जी को अंदर बैठा लिया। अभी उन्हें बैठे कुछ ही समय हुआ था कि इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया। यह ज्ञात होने पर कि मायाराम जी कहीं बाहर गए हैं, वे भी वहीं बैठ गए। बातों बातों में पता चला कि वे शहर के बहुत बड़े व्यक्ति धनीमल जी हैं।
धनीमल जी ने बताया कि उनकी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है और 5 लाख रुपए लगा रहे हैं वे शादी में। यह ज्ञात होने पर दयाराम जी के पांव तले धरती खसक गई। अब उन्होंने 1 मिनट वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से उठ खड़े हुए। यहाँ पर क्या होता है कि जब वो लोग निर्णय करते हैं कि ठीक है, आशा का रिश्ता वो मांग रहे हैं तो हम आशा की शादी कर देंगे, और उस पर दयाराम जी जो है वो मेरठ जाते हैं मायाराम जी के परिवार से मिलने के लिए। और जब वो वहाँ जाते हैं तो नौकर दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पे मायाराम जी उस समय नहीं होते हैं, लेकिन तभी एक सज्जन आते हैं जो कि अपने जिनके साथ उनकी वार्तालाप होती है दयाराम जी की। तो पता चलता है कि सरिता का रिश्ता, उनकी जो बेटी है सरिता, उसका रिश्ता अमित के साथ तय किया गया है और उन्होंने 5 लाख रुपए जो है दहेज में दिए हैं और ये पक्का हो गया है उसकी शादी। तो ये सारी बातें जो हैं उन दोनों के बीच में होती है। तो दयाराम जी को बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है ये सब कुछ जान करके, और वो 1 मिनट भी वहाँ रहना नहीं चाहते, वहाँ से चले जाते हैं। सारे रास्ते दयाराम जी यही सोचते रहे कि उन्होंने आशा के रिश्ते के लिए क्यों लिखा, जबकि उन्होंने एक धनी घर की बेटी से रिश्ता कर दिया है। कैसी जालिम दुनिया है यह दुनिया, सब कुछ पैसा ही है। इस दुनिया में इंसान में इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी तो नहीं है। पिताजी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। घर पर सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा। घर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए कि आशा के रिश्ते के लिए भी मना हो गई है। वास्तविकता जानने पर सबका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया। यहाँ पर क्या हुआ कि मायाराम जी चूँकि आते हैं कि आशा का रिश्ता कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि दहेज की लालच में मायाराम जी का परिवार जो है वो पहले से ही सरिता से अमित का रिश्ता तय कर चुके हैं, तो ये सब कुछ जानने के बाद उन्हें बहुत ही तकलीफ़ होती है। और फिर वो जो है उसी समय जब घर पहुंच जाते हैं तब जो है वो क्या होता है कि घर पहुंच करके वो बहुत ही निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज की जो सोच है ना वो बहुत ही करुणाजनक है। क्योंकि समाज में लोग पैसे को महत्व देते हैं, तो यहाँ पर दहेज का जो मांग है या दहेज के प्रति जो आकर्षण है मायाराम जी के परिवार का वो दिखाई दे रहा है। और इस कारण उन्होंने ये भी नहीं समझा कि किसी परिवार के साथ वो क्या व्यवहार कर रहे हैं। एक संवेदनापूर्ण व्यवहार उन्हें करना चाहिए, वो सीधे सीधे मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उलझी हुई बातें की जिससे कि उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ दयाराम जी के परिवार को, मीनू के परिवार को। और फिर उन लोगों को क्या होता है कि मायाराम जी के परिवार से बहुत ही घृणा होती है, क्योंकि अगर वो सीधे मना कर देते तो शायद एक रेस्पेक्ट बनी रहती, लेकिन उन्होंने दहेज के लालच में उलझी बातें की, आशा का रिश्ता मांग लिया, फिर आशा के रिश्ते के लिए भी एक तरह से उन्होंने ना ही कहनी थी। तो ये बातें उन लोगों को समझ में भी नहीं आ रही थी और उन लोगों को बहुत ही तकलीफ भी हुई। ठीक है, तो ये यहाँ तक की स्टोरी थी अध्याय 4 में, जो कि आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। और अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं उससे रिलेटेड जो प्रश्न आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो एक गद्यांश है, सुबह के लगभग 11 बजे होंगे, पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था। घर में सबको इंतज़ार था पत्र का, उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बात करने में व्यस्त थे। ठीक है, ये स्टार्टिंग की लाइन है, उससे रिलेटेड अगर हम प्रश्न देखते हैं तो है, घर में सबको किसका इंतज़ार था और क्यों? घर में सबको मेरठ वालों के पत्र का इंतज़ार था। मीनू के विवाह के रिश्ते के लिए मेरठ से मायाराम जी का परिवार मीनू को देखने आया था और विवाह के रिश्ते की सहमति पत्र के द्वारा ही होती है। यही कारण है कि सभी को पत्र का इंतज़ार था। तो आप सिंपल से शब्द में आप इसका उत्तर लिख देंगे जो कि कहानी में ही है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, मीनू की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, उत्तर है, मीनू का परिवार मेरठ से आने वाले पत्र का इंतज़ार कर रहा था, किंतु मीनू बहुत बेचैन थी। वह कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो गई थी। उसे अतीत की स्मृति हो आई। पहले भी कई लड़कों ने उसे नापसंद कर दिया था, किंतु इतनी घबराहट कभी नहीं हुई। उसका परीक्षाफल आने पर भी उसे इतनी घबराहट नहीं होती थी,
किंतु आज अमित के यहाँ से पत्र आया है, ऐसी कल्पना मात्र से ही उसके हृदय की धड़कन तीव्र हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मीनू की, जब सब लोग बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं तो मीनू की जो मनस्थिति है उसका हमको पूरा रूपरेखा देनी है। तो आप पूरी रूपरेखा उसकी बता देंगे कि वो क्या सोच रही थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस तरह से आंसर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, मायाराम जी ने पत्र में क्या संदेश भिजवाया था। ठीक है, तो ये भी उस स्टैंजा से ही है रिलेटेड। मायाराम जी ने पत्र में संदेश भिजवाया था कि उन लोगों को मीनू की जगह उनकी छोटी बेटी आशा पसंद है। यदि दयाराम जी को उनके घर रिश्ता करना है तो अमित का विवाह आशा से किया जाए। ठीक है, तो स्टोरी से रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं बच्चों। आपको पूरे अध्याय को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला गद्यांश है, आप समाज की इतनी चिंता करते हैं, क्या करता है समाज हमारे लिए, या समाज ही हमें इस तरह की परिस्थिति के लिए विवश करता है। आप समाज की चिंता न करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। ठीक है, तो ये कथन जो है वो बीच में मीनू कहती है अपने पिताजी से, तो उससे रिलेटेड प्रश्न है, उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है और वह ऐसा क्यों कह रहा है। ठीक है, उत्तर है, उपर्युक्त कथन का वक्ता मीनू है। मेरठ से मायाराम जी का पत्र आता है कि उन्हें मीनू की जगह उनकी छोटी बेटी आशा पसंद है। उन्होंने अमित के साथ आशा का विवाह करने का प्रस्ताव दिया। इन बातों से मीनू के मन में हीन भावना उत्पन्न हो गई और उसे लगने लगा कि शायद वह विवाह के योग्य नहीं है। यह सोचकर वह विवाह न करके अपने पैर पर खड़े होने का निश्चय करती है। मीनू अपने माता पिता से कहती है कि वे आशा की शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। उन्हें समाज की चिंता नहीं करनी चाहिए। समाज के कारण ही वे आज इस परिस्थिति के लिए विवश हैं, क्योंकि समाज ही जो है वो इस तरह की परिस्थितियां ले आता है मीनू के परिवार के सामने कि वो लोग इस तरह के वार्तालाप कर रहे हैं और इसमें ही उन्हें कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जो कहानी का जो मतलब उपन्यास में जो कथा वस्तु है उससे रिलेटेड ही पूरी जो क्वेश्चन है वही है और उसके ही अनुसार आपको आंसर भी लिखना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से बच्चों उपन्यास को 1-2 बार पढ़िए तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों से समाज की किस मानसिकता का पता चलता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन है और उत्तर है, हमारे समाज में विवाह को लेकर लोगों की सोच है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए तथा दहेज भी लेकर आए। यही कारण है कि मीनू का विवाह तय नहीं हो पाता है। दहेज के लालच में ही मायाराम जी का परिवार मीनू के स्थान पर आशा को पसंद करता है, क्योंकि समाज में बड़ी बेटी के विवाह से पहले छोटी बेटी का विवाह कर देना उचित नहीं समझा जाता है, जिससे वहाँ रिश्ता स्वयं ही टूट जाएगा। मीनू अपने माता पिता को यही समझाना चाहती है कि वे समाज की चिंता ना करें, क्योंकि समाज की इसी सोच के कारण ही लड़की तथा उसके परिवार वाले विवश हो जाते हैं। अतः वह आशा का विवाह अमित से कर दें। इन सब से समाज के दहेज लोभी प्रवृत्ति और कुंठित मानसिकता दिखाई देती है। ठीक है, तो इस जो समाज की जो मानसिकता है कि दहेज के लालच में वो किसी भी तरीके का जो खेल है वो खेल जाते हैं कि किसी की भावनाओं से खेलने की जो प्रवृत्ति है वो भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक कुंठित मानसिकता कि दहेज का जो लालच है उनके मन में, उसके कारण जो है वो मीनू का रिश्ता ठुकरा देते हैं और इस तरह की घालमेल की बातें करते हैं, उलझन वाली बातें करते हैं कि आशा से उनका रिश्ता किया जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो समाज के जो दहेज लोभी लोग हैं उन लोगों की जो बहुत ही संकुचित सोच है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय का जो मोटिव है वो यही है कि समाज की जो संकुचित सोच है, दहेज लोभी लोग जो हैं वो दहेज के लालच में एक पढ़ी लिखी लड़की को ठुकरा देते हैं। तो ये सारी जो कहानी है वो इसी चीज़ को दर्शाती है, इसी मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों कुछ क्वेश्चन जिसके आंसर्स मैंने आपको बता दिए कि इस ढंग से लिखने हैं। तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं आपको, कुछ इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा अध्याय 4 की एक्सप्लेनेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्याय 5 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।